हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित टीचिंग क्लासेस में। रक्त उत्सर्जन तंत्र के इसके पहले वाले वीडियो में जो है हम किडनी के बारे में बता चुके थे कि किस प्रकार रक्त में उपस्थित यूरिया को किडनी जो है छानने का काम करता है और उस यूरिया से जो है मूत्र का निर्माण करते हैं और वो मूत्रवाहिनी नली के माध्यम से जो है मूत्राशय में आकर जमा हो जाते हैं। लेकिन रक्त उत्सर्जन तंत्र के इस पार्ट 2 में जो है हम मानव मूत्र और कोशिका की अनियमितताएं नहीं कोशिका नहीं किडनी की अनियमितता यानी कि डिसऑर्डर ऑफ किडनी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं मानव मूत्र के बारे में। मानव मूत्र की अगर हम बात करें तो मानव मूत्र जो है एक विशेष गंध युक्त जो है जलीय तरल है, यानी कि उसमें विशेष गंध जो पाए जाते हैं मूत्र में उपस्थित यूरिया के कारण। और मूत्र के रंग की बात करें तो यह हल्के पीले रंग का होता है। हल्के पीले रंग होने के कारण ये है कि मूत्र में एक पिगमेंट यूरोक्रोम नामक पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण उसका रंग जो है हल्का पीला होता है। मानव मूत्र के अगला पॉइंट की बात करें तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में जो है ये मानव मूत्र जो है प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर कितना 1 से 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है और उसका भी त्याग भी होता है। रक्त में यूरिया की मात्रा जो है 2 से 3 mg प्रति 100 ml पाई जाती है और एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर जो है मूत्र का उत्सर्जन करते हैं और इस प्रकार लगभग 1.5 से 2 मिलीग्राम जो है यूरिया का उत्सर्जन होता है प्रतिदिन मूत्र के द्वारा। उसके बाद में अगर इसका हम पीएच मान की बात करें, मानव मूत्र का पीएच मान, और पीएच मान यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका जो है 6 होता है और 6 होता है इसका मतलब ये है कि मानव मूत्र जो है अम्लीय होते हैं। मानव मूत्र की अगर संरचना की बात करें तो इसमें जो है 96% तक जो है जल पाए जाते हैं। कितना जल पाए जाते हैं? 96%। शेष 2% में जो है यूरिया पाए जाते हैं और शेष 2% में जो है यूरिक अम्ल, अमोनिया, क्रिएटिनिन, लवण और कुछ जो है मिनरल्स आयन पाए जाते हैं। हो गया मानव मूत्र। इसके बाद में जो है किडनी की अनियमितता के बारे में हम पढ़ेंगे। किडनी की अनियमितता या डिसऑर्डर ऑफ किडनी के बारे में अगर हम बात करें तो मूत्र की बनावट में जब असामान्य पदार्थ उपस्थित हो जाते हैं तो उस स्थिति में जो है किडनी की कार्य प्रणाली बाधित हो जाती है। तो उसी स्थिति को हम किडनी की अनियमितता कहते हैं, जिसके कुछ अवस्थाएं हैं। जैसे कि पहला है गाइकोसूरिया। गाइकोसूरिया में होता यह है कि जब मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उस स्थिति को गाइकोसूरिया कहते हैं और उस बीमारी को डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। उसके बाद में दूसरा का अनियमितता है यूरेमिया। यूरेमिया में होता यह है कि मूत्र में जो है अधिक मात्रा में जब यूरिया निकलने लगे मूत्र के द्वारा तो उस स्थिति को हम यूरेमिया कहते हैं। उसके बाद में ओलिगुरिया। ओलिगुरिया की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि हमारे किडनी की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं और नेफ्रॉन में ही बोमेन्स कैप्सूल्स और नेफ्रॉन में ही जो है ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं। जब किसी संक्रमण या हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो है बोमेन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलस जब धीमा काम करने लगते हैं तो उस स्थिति में जो है रक्त की छनने की प्रक्रिया भी धीमा हो जाता है। उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? ओलिगुरिया कहते हैं। उसके बाद में अगला है हेमेटूरिया। हेमेटूरिया क्या है कि जब मूत्र में रुधिर कोशिकाएं यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की उपस्थिति हो जाती है तो उस स्थिति को हम हेमेटूरिया कहते हैं। उसके बाद में एल्बुमिनेरिया। एल्बुमिनेरिया की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि हमारे रक्त में जो है एक एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं और इसी एल्बुमिन नामक प्रोटीन के कारण हमारे रक्त जो है चिपचिपा होते हैं और लसलसा होते हैं। लेकिन जब रक्त में अधिक मात्रा में ये एल्बुमिन प्रोटीन बनने लगते हैं तो ये एल्बुमिन प्रोटीन जो है मानव मूत्र के माध्यम से जो है मूत्र के साथ जो है बाहर निकलने लगते हैं।
जिसके कारण मूत्र भी लसलसा और चिपचिपा हो जाता है। उसी स्थिति को जो है हम एल्बुमिनुरिया कहते हैं। उसके बाद में हीमोग्लोबिनुरिया। हीमोग्लोबिनुरिया की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाए जाते हैं और इसी पिगमेंट के कारण हमारे रक्त का रंग जो है लाल होता है। और ये पिगमेंट जब मूत्र के साथ जब ये बाहर निकलने लगे, हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट मूत्र के साथ बाहर निकलने लगे, तो उस स्थिति में मूत्र का रंग भी लाल हो जाता है और उस अवस्था को हम हीमोग्लोबिनुरिया कहते हैं। उसके बाद में अगला है डायबिटीज इंसिपिडस। हम जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में जो है एक हाइपोथैलेमस नामक ग्लैंड पाए जाते हैं और ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन का स्राव करते हैं, जिसके कारण मूत्र में जो है जल का मात्रा जो है 96% होता है। लेकिन जब ये वैसोप्रेसिन हार्मोन कम स्रावित होने लगते हैं तो होता यह है कि मूत्र के साथ जो है अधिक मात्रा में जल निकलने लगते हैं, तो उसी स्थिति को हम हीमोग्लोबिनुरिया कहते हैं, नहीं डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। उसके बाद में अगला है रीनल कैलेकाई। रीनल कैलेकाई की बात करें तो रक्त में जब कैल्शियम ऑक्जेलेट, और कैल्शियम ऑक्जेलेट एक प्रकार का अघुलनशील लवण है, और रक्त में जब कैल्शियम ऑक्जेलेट अघुलनशील पदार्थ जमा होने लगे, अघुलनशील लवण जमा होने लगे, तो उसी स्थिति को हम रीनल कैलेकाई कहते हैं और सामान्य आम चाल की भाषा में जो है उसको हम पथरी कहते हैं। उसके बाद में कभी कभी होता यह है कि हमारा जो किडनी जो है, वृक्क जो है, कभी कभी कार्य करना बंद कर देते हैं, तो उस स्थिति में एक अति विकसित मशीन के द्वारा जो है कि रक्त को छानने का जो है प्रक्रिया कराते हैं और उस अति विकसित मशीन को हम डायलिसिस मशीन कहते हैं। डायलिसिस मशीन में होता यह है कि डायलिसिस मशीन को कृत्रिम वृक्क भी कहते हैं। डायलिसिस मशीन में होता यह है कि रोगी के शरीर के धमनी को जो है जोड़ा जाता है डायलिसिस मशीन में, और हम जानते हैं कि धमनी में यूरिया युक्त रक्त होते हैं और ये धमनी के द्वारा जो यूरिया युक्त रक्त जो डायलिसिस मशीन में जाते हैं, तो सबसे पहले उस रक्त को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हम लाते हैं। उसके बाद डायलिसिस मशीन के द्वारा जो है रक्त में उपस्थित यूरिया को बाहर किया जाता है और इस प्रकार रक्त शुद्ध हो जाते हैं, रक्त छन जाते हैं और छने हुए रक्त को फिर से शरीर का जो तापक्रम है, टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उतने तापमान पर लाकर जो है और शरीर का जो सीरा जो है उसके माध्यम से जो है शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचाते हैं और इस प्रोसेस को हीमोडायलिसिस कहते हैं, जो कि काफी खर्चीला और अति विकसित विधि है। हो गया, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।